हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोगों ने ये 7 8 8 9 फार्मूलाज जो है हम लोगों ने पढ़े। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए किसी भी गैस का अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन का टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो पार्शियल प्रेशर निकल आएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स से आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो भी तरीका है कि आप नंबर ऑफ मोल्स से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और इनटू आरटी कर देना, वहां से आपको जो है हर गैस का अलग अलग पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। बाद में आप सबको प्लस करके टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए। पार्शियल प्रेशर का जो रेशो होगा वो मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर होगा या नंबर ऑफ मोल्स के रेशो के बराबर। और दूसरी बात, जो वॉल्यूम होती है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको मालूम। चलिए इसी बेसिस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, एज्यूम दैट द एयर इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मान लेते हैं कि एयर में सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन। मोलर रेशो दिया गया है 4:1, नाइट्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1 बाई वॉल्यूम, मतलब मोल दिए गए। Calculate the partial pressure of nitrogen and oxygen on a day when the atmospheric pressure is 750 millimeter of mercury. Neglect the pressure of other gases. कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निकालो, उस दिन निकालो जिस दिन टोटल प्रेशर 750 मिलीमीटर मरकरी था। उस दिन आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, ये आपको कैलकुलेट करना। मेरे हिसाब से आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं करके दिखा ही रहा हूं। आप देखिए, हमारे पास दो गैसेस हैं। एक गैस है बेटा हमारे पास नाइट्रोजन और दूसरी गैस है ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो दिया गया है वो 4:1 का दिया गया, मोलर रेशो एन नंबर ऑफ मोल्स का रिप्रेजेंटेशन। पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर, तो पार्शियल प्रेशर, अब भाई कोई भी वॉल्यूम तो दी नहीं गई है हमको, समझ बात आ रही नहीं है। तो अब पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का जो यहाँ पर अगर आप पकड़ लगाओ तो फॉर्मूला लगेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको दिया गया 750 मिलीमीटर मरकरी। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर्मूला लगेगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 750 मिलीमीटर मरकरी आपको गिवन है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के लिए आप कह सकते हो 4/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के लिए आप कह सकते हो 1/5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। बढ़िया बात है, कर लो बेटा। तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट इज 4/5 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है बेटा 750, ये लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट खुद करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिख सकते हैं बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 1/5 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर है हमारे पास 750। क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में निकलेगा, ये पार्शियल प्रेशर जो निकलेगा ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में निकलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 600। अगला इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बेटे ये आपने नोट कर लिया ना? चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। आसान क्वेश्चन था। कह रहा है 2.5 लीटर फ्लास्क, फ्लास्क की वॉल्यूम दी गई, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2.5 लीटर, कंटेन्स 0.25 मोल ईच ऑफ SO2 एंड CO2। दो गैसेस हैं हमारे पास, एक है CO2 और एक है SO2, और दोनों के 0.25 मोल्स हैं। n बराबर 0.25 दोनों के दिए गए। मेरे हिसाब से आप इसे 1/4 कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को आप क्या काम करो, 1/4 कर लो तो क्या रहेगा आपका, ज्यादा आसान रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी और नंबर ऑफ मोल्स SO2 के भी है, दोनों के 1/4 मोल्स।
एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब टेम्परेचर आपको जो दिया गया है वो 300 केल्विन दिया गया है। ठीक, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस एंड द टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम पीवी एनआरटी। एनआरटी कर दूं, बोलो भैया, NCO2 इंटू आरटी। अच्छा, PSO2 इंटू V बराबर हो जाएगा NSO2 इंटू आरटी। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने सारे फॉर्मूले आपको ऊपर करा दिए, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से फॉर्मूला लगा। वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरे कंटेनर का अटेन करेगी, वॉल्यूम SO2 भी पूरे कंटेनर का अटेन करेगी। गॉट इट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू NCO2 कितना है 1/4 या 0.25, जो भी आप करना चाहो, 0.25। R की वैल्यू है 0. लीटर है, ठीक है, 0.0821 इंटू 300 अपॉन V। वॉल्यूम कितनी है बेटे? 2.5। ऐसे इंटू 10, बोलो 25 से 25 चला गया, इस 0 से ये चला गया, मल्टीप्लाई कर लोगे? अरे बोलो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और एक 0 और आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 2.46 ATM आ जाएगा। चलो बेटा, अब इसको कैलकुलेट करके दिखाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 आपको कैलकुलेट करना, दैट इज इक्वल टू NSO2 0.25 इंटू 0.0821 इंटू अपॉन वॉल्यूम, तो वही है, मतलब सेम वही आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू पार्शियल 2.46 ATM, इसका भी आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर भी पूछा। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बेटा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बेटा 4.92 2.46 इंटू 2, बोलो भैया 4.9 ATM। किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में? No, sir. ध्रुव, गोविंद, सर कोई समस्या? चलिए, तो इस तरीके से आप लोग जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बस आपको वो 8-9 फॉर्मूले ध्यान रखने बेटे। अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते, सामने आपके एक स्लाइड रखी हुई है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। स्लाइड कह रही है कि many gases in the laboratory are collected by the downward displacement of water. The gas collected in this way also contain molecules of water that have been evaporated into the gas. The pressure exerted by these molecules depend on the temperature of the water. The partial pressure of the water in the mixture, gaseous mixture collected, is called the aqueous tension and is equal to the vapor pressure of the water at that temperature. And the partial pressure of dry gas is equal to partial pressure observed minus aqueous tension. Pressure observed minus aqueous tension. क्या कहना चाहता है, क्या बात बताना, क्या समझाना चाहता है, समझिए भाई। बात ये होती थी कि मान लीजिए कोई भी गैस, किसी भी फ्लास्क, कोई भी एक फ्लास्क, ठीक है ना, ये एक कोई फ्लास्क है, इस फ्लास्क में से हम कोई भी गैस बना रहे हैं, ठीक है ना, और बना के उसे कलेक्ट कर रहे हैं यहां। तो गैस का कलेक्शन कैसे करें? गुब्बारा लगा दोगे क्या? ना, ऐसे तो कलेक्ट करेंगे। गैस को कैसे कलेक्ट करें? गैस को कलेक्ट करने का एक तरीका है कि आप क्या काम करो, एक यूट्यूब लो और उस यूट्यूब में पानी भरो, वाटर,
समझ में आता है? जब उस यूट्यूब में आप वाटर भर दोगे तो गैस बबल्स वाटर से निकलते हुए ऊपर यूट्यूब में इकट्ठे होते चले जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल का जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लगातार नीचे की तरफ आता चला जाएगा और गैस ऊपर की तरफ इकट्ठी होती चली। इसका मतलब गैस जो कलेक्ट हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकल के कलेक्ट। यही बात ऊपर उसने अंग्रेजी में लिखी है जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। गैस जो कलेक्ट हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकल के कलेक्ट हो रही है। यहाँ पर आप कोई ना कोई, मैं कहता हूँ, ट्राइपॉड स्टैंड लगा रखा होगा। उस ट्राइपॉड स्टैंड और आप गर्म तो कर ही रहे हो किसी न किसी चीज, बर्नर है ये आपका, बर्नर मान लेते हैं। थोड़ा गंदा सा डायग्राम बना है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, तो आप लोग मुझे थोड़ा साथ दीजिए। मान लीजिए ये कोई एक बर्नर है, जिस बर्नर पर आप जो है इस तरीके से, ये बर्नर है, ये बर्नर लगा रखा है ट्राइपॉड स्टैंड पर, ठीक है ना। ये अब मुझसे बनेगा नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई ड्राइंग का आदमी नहीं हूँ। ये ट्राइपॉड स्टैंड पे एक बर्नर लगा रखा है, तो हीट है तो गैस गर्म होगी। अब गरम गरम गैस यहाँ पाइप से जाएगी। जब पाइप से जाएगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल में से गुजरेगी, तो कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर। इसका मतलब जो गैस का प्रेशर आपको ऊपर दिखाई देगा वो क्या सिर्फ गैस का प्रेशर है? नहीं, जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा, ध्यान देना इधर जरा ध्यान से, मैं लिख देता हूं। जो प्रेशर आपको ऑब्जर्व होगा बराबर होगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ये जो गैस की बात कर रहे हैं, ये गैस जो है ये ड्राई है, इसमें पानी नहीं है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है उसमें ड्राई गैस का भी प्रेशर है और वाटर वेपर का भी प्रेशर। ये फॉर्मूला आपका निकल गया। प्रेशर ऑब्जर्व इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर ऑफ गैस यूज करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। एक्वस टेंशन। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटे। एक्वस टेंशन। तो ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 6.52 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6.52 ग्राम है, ऑक्सीजन का सैंपल, उसको कलेक्ट किया गया वाटर के ऊपर। टोटल प्रेशर जो पीटी, पी टोटल मतलब जो ऑब्जर्व आपको हो रहा है, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बराबर 735.5 टॉ। इतना प्रेशर आपको ऑब्जर्व हुआ, मेजर हुआ। वॉल्यूम दी गई है आपको 5.65 लीटर, वॉल्यूम आपको दी गई है 5.65 लीटर, और टेम्परेचर जो आपको दिया गया वो 300 45 सॉरी 65 और 445 5.4 ये दिया गया। आइडियल गैस मान के चलेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी, अब ये जो पी आप निकाल रहे हो ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल, ध्यान रखो। तो पीवी वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, एन हो गया डब्ल्यू बाई एम डैश इंटू वी इंटू आर टी। क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? पी डब्ल्यू कितना है बेटा? 6.5 अपॉन एम डैश कितना है बेटा? 32। और वॉल्यूम कितनी दी गई है मेरे बच्चे? 5.45। बोलो बेटे। यस सर। लेकिन ये
हाँ, यहाँ तो प्रेशर है नहीं कहीं, तो यहाँ तो हम एटमॉस्फेयर में निकाल लेते हैं और इसको फिर चेंज करना पड़ेगा हमको, निकाल लेते हैं इंटू 0.0821 इंटू 300। बोलो बेटे, ये हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में इसको कैलकुलेट करो, ये करीबन 0.92 एटमॉस्फेयर के आसपास है। कैलकुलेट कर पाओगे? किसी के Yes, पास sir. है? ये लगभग 0.92 एटीएम के आसपास का आपका प्रेशर आ जाएगा। तो नॉर्मली अगर मैं देखूं तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर, TORR, यही तो होता है। बोलो बेटे, 1 एटीएम कितने के बराबर होता है? तो मल्टीप्लाई करो जो 760 का, 0.92 है तो 700 के आसपास आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ 700 के आसपास। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 700 के आसपास आ जाएगा। मैं बेटा ये अप्रॉक्स है, आप जरा कैलकुलेट कर लेना बेटा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। कोई बताएगा नहीं, कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, सब मैं ही कैलकुलेट करूँ। हाँ, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस लगभग 700 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 0.92 आ गया ना, तो 0.92 तो 90% के आसपास, तो 92% के आसपास तो वैल्यू है ही। अरे बोलो, ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है, और ये प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आपको दिया या ऑब्जर्व। तो क्या आप वाटर वेपर का प्रेशर नहीं निकाल पाओगे? बोलो बेटा। Yes, sir, निकाल सकते. तो आपके पास प्रेशर ऑब्जर्व बराबर क्या होता है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन. आपको क्या निकाल, प्रेशर ऑब्जर्व कितना है? 735.5, और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस लगभग 700 के आसपास आएगा, वो निकाल लेना। 700 आएगा या 694 आएगा? 699. 600 कितना आ रहा है? 99 पॉइंट कुछ आ रहा है. 699 आ रहा है, 700 ही मान लेना यार। बाद बाकी क्या बचा है? एक्वस टेंशन। तो आपका एक्वस टेंशन या प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कितना आ जाएगा? करीबन 35.5 टॉप। बोलो भैया। Yes, sir. क्लियर? निकाल पाओगे? ये यूनिट चेंजिंग फैक्टर्स ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पे 0.92 एटीएम की जगह 0.92 टॉर कर दो और यहाँ पे 0.92 माइनस करने लगो या प्लस करने, यहाँ 0.92 माइनस करने लगो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा भी गड़बड़ किया तो सारा का सारा केस गड़बड़ हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, अब मैं आगे की जो बात बताने जा रहा हूं वो है ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या मैं यहीं पे इफ्यूजन भी जोड़ता हूं, ऑफ गैसेस। ये आपका नया लॉ है, इसको भी ध्यान से देखिए, और यही लास्ट है। इसके बाद आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू हो जाएगी, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए और इफ्यूजन, इन दोनों चीजों को, डिफ्यूजन का क्या मतलब? हिंदी में कहते हैं विसरण। अगर गैस मॉलिक्यूल्स
अपने हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से मूव कर रहे हैं लो प्रेशर की तरफ। जो मूव करेंगे अल्टीमेटली वो मूव ही करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में किसी तरीके की किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही होता है, इतना ध्यान। अच्छा, इफ्यूजन, इफ्यूजन को हिंदी में निसरण कहते हैं। इफ्यूजन का मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू ए स्मॉल होल। यही स्पेलिंग होती है ना होल की, बहुत छोटे से होल से मूव कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ्यूजन का मतलब है कि आप परफ्यूम स्प्रे कर लो, बहुत स्लाइट पॉइंट होल से मूव कर, उसको इफ्यूजन कर। या परफ्यूम तो चलो अंदर से लिक्विड की तरीके से भाई बहुत प्रेशराइज करके भरा जाता है। मैं ये कह सकता हूँ किसी बैलून में बहुत पिन होल कर दिया और वहां से गैस निकल गई। टायर में पंचर हो गया, वहां से गैस निकल गई, ये इफ्यूजन। अच्छा, तो डिफ्यूजन क्या है? कोई बच्चा शर्ट में परफ्यूम लगाया और क्लास में बैठा है, तो पूरी क्लास में परफ्यूम की महक आ रही, ये केस डिफ्यूजन का है। अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो गैसेस हैं तो हम कह रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगर नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे, और अगर किसी पिन होल के थ्रू मूवमेंट हो रहा है तो उसे इफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, अकॉर्डिंग टू द ग्रेहम, ग्रेहम ने क्या कहा देखिए। अकॉर्डिंग टू ग्रेहम या अकॉर्डिंग टू द लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन is inversely proportional to the under root of density of gas। अगर बेटा मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को R मान लूं और डेंसिटी ऑफ गैस को स्मॉल d मान, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है क्या? डेंसिटी का मैंने अभी भी फॉर्मूला आपको लिखाया था, PM by RT। ये मालूम? हाँ। बेटा P और T को कांस्टेंट करो, कीपिंग P and T कांस्टेंट। किसी को कोई समस्या है? नो सर। अगर मैं P and T को कांस्टेंट कर दूं तो क्या D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस M के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। डेंसिटी में P प्रेशर है, M मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो M मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो गया। आप वेपर डेंसिटी से भी देख सकते हो, जो है वेपर डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास। चलिए भैया, तो हम यहां लिख सकते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रूट एम। क्या आप में से किसी को कोई समस्या इसमें आ रही है? नो सर। नो सर। ये मैं सबके चारों तरफ सर ये स्क्वायर बनाए दे रहा हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया। मेरा पेन गायब हो गया, कहाँ है ये? एक फॉर्मूला और आ गया फॉर टू डिफरेंट गैसेस। फॉर टू डिफरेंट गैसेस, अगर दो अलग अलग गैसेस, तो R1 बाई R2 बराबर हो जाएगा मेरे बेटे अंडर रूट D2 बाई D1, जो बराबर हो जाएगा बेटे अंडर रूट M2 बाई M। क्या आप Yes, sir. लोगों को कोई समस्या है क्या इसमें? नो सर। अच्छा, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें याद कर लोगे, उससे आपको काफी फायदा। ठीक है सर। एक वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन उसका इससे पक्का रिलेशन है। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद। यहां तक तो बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी ये, और P और T कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट है, P एंड T कांस्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम P और T वेरिएबल भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको याद करा। बेटा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी का भी होता है ना, इट इज नॉट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये मैं पहले बताया, इसीलिए मैं इसमें स्टार मार्क लगाया। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी का भी होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA बाई अंडर रूट T इंटू M। इससे हमको काफी कुछ फायदा मिल जाएगा। P क्या है मेरे बच्चों? प्रेशर ऑफ द गैस। A क्या है? एरिया ऑफ होल। ठीक है। T क्या है? टेम्परेचर। और M क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर या मोलर मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ द गैस। अब अगर ये आपको मालूम है तो मेरे पास बहुत सारी चीजें निकल के आई। क्या? देखिए, केस नंबर 1, P, A एंड T आर कांस्टेंट, जो जनरली मिलेगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो उस समय फॉर्मूला बन जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M। कोई समस्या है क्या? नो सर। नो सर। ये पहला फॉर्मूला आपका यहां से। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये कहता है कि A एंड T आर कांस्टेंट, मतलब P इज वेरिएबल। तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट, या तो कह दो D2 बाई D1, या आप कह दो P1 बाई P2 अंडर रूट M2 बाई M। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये नहीं? यस सर। यहां से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस के न्यूमेरिकल्स निकल के आ जाएगा। अब जरा एक दो चीजें और देखिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम टेकिंग। मैं लिख सकता हूं स्मॉल v बाई टी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन टाइम टेक, दैट इज इक्वल टू स्मॉल n बाई टी। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर किसी, मतलब ये मैं यहां एक बनाए दे कि अगर किसी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि एक कंटेनर है, एक पाइप है, उस पाइप में दो स्मॉल सेम एरिया के होल हैं, यहां से गैस ए जा रही है और यहां से गैस बी जा रही है, किस पॉइंट पर जाके ये रिएक्ट कर जाए, किस पॉइंट पर पहली बार रिएक्शन दिखाई दे, ऐसा आपके पास दिखाई दे जाए, उस केस में आप कर देना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैं क्या लिख दूं, डी, कैपिटल डी लिख दूं, ठीक है सर। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। स्मॉल डी तो मैं डेंसिटी को लिख चुका हूं, तो मामला खराब हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं स्मॉल कैपिटल डी लिख दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो एक बात बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन को तो आप आर से ही डिनोट करते थे ना भैया, तो फॉर्मूला होगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू V1 बाई T1 अपॉन V2 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई, कीपिंग P, T एंड A कांस्टेंट, कीपिंग P, T एंड A। अब आपको P, T और A समझ में आ रहा होगा। P, T और A क्या है? P प्रेशर, T टेम्परेचर और A एरिया ऑफ द होल। बोलो भैया। अच्छा बेटा, अगर डिस्टेंस की बात कर लो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू D1 बाई T1 अपॉन D2 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई। अब इसमें ऐसा दे सकता है आपको कि टाइम टेकन कह दे 5 मिनट दोनों के लिए। बोलो भैया। यस सर। तो डायरेक्ट आ जाएगा D1 बाई D2 बराबर M2 बाई M1। अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई? नहीं कांस्टेंट। जैसे मान लो आपसे ये कहे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि H2 है, O2 है और SO2, P, T, A सारे कांस्टेंट। ठीक है भैया। वॉल्यूम इज सेम। तो आपको फाइंड आउट करना है RH2 इज टू RO2 इज टू RSO। एक ही कंटेनर में भरी हुई, एक ही। तो अब मैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम सेम है तीनों के लिए, और रेट पूछ रहा है कि रेट का रेशो क्या हो। बेटा अब आप ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। ये लगा पाओगे क्या? नो सर। 2 गैस थोड़ी है, 3 गैस है। तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M, यही तो फॉर्मूला है। यस सर। तब मैं रख दू 1 बाई √2। गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला, कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाएगी। 1 बाई √32 इज टू 1 बाई √64। दिस विल बी द रेशो। अब भैया